Hi, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about operating system types. ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में आज हम समझ लेते हैं। यहाँ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की 5 टाइप्स दी गई हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चलें इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सेकेंड जनरेशन का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम, अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, बैच से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक ही इसमें एक ऑपरेटर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इससे डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होता। एक ऑपरेटर होता है हमारे पास जो कि क्या करता है, डिफरेंट जितनी इसके पास प्रोसेस में जॉब होती हैं, सिमिलर जो जॉब्स होती हैं उन्हें बैच की फॉर्म में कर लेता है और फिर किसके पास भेजता है, सीपीयू के पास भेजता है डायरेक्टली। यहाँ डायग्राम दी गई है, ये देखिए हमारे पास जॉब्स है अनलिमिटेड, जॉब 1, जॉब 2 और जॉब n तक। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएंगी, यानी कि वहाँ पर ऑपरेटर जो है वो उनको बैच की फॉर्म में कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास बैच किसके पास जाएंगे, सीपीयू के पास जाएंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है पेरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट्स और डाटा एंट्री। नेक्स्ट हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेजेस जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ये होता है कि हमें टाइम का पता होता है। वैसे अगर हमारे पास अनलिमिटेड जॉब्स हो तो हमें नहीं पता होता कि ये जॉब्स कितना टाइम लेंगी, मगर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्योंकि क्यू बनी होती है, डेट्स वाई हमें पता लग जाता है कि कितने टाइम में ये सब जॉब्स, ये सब बैच जो है वो कंप्लीट होंगे। इसके अलावा मल्टीपल यूज़र इसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आइडियल टाइम जो होता है वो कम से कम हो जाता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अगर हमारे पास कोई काम रिपीट हो रहा हो। जो काम बार बार रिपीट हो रहा हो, जाहिर है उसकी एक ही बैच बनेगा और वो बैच जल्दी से वर्कआउट करके क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस में है कि कंप्यूटर ऑपरेटर को सारा पता होता है बैच सिस्टम का। इसके अलावा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को डिबग करना बहुत मुश्किल है, मगर उसके अंदर अगर एरर आ गया है तो बहुत मुश्किल से उसे डिबग किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा समटाइम ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है, क्योंकि जाहिर है हम डायरेक्टली तो नहीं दे रहे सीपीयू को जॉब्स। हम क्या कर रहे हैं, पहले उन्हें हम देकर जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेटर उन्हें बैच में करेगा, बैच से फिर वो जाएंगे किसके पास, सीपीयू के पास। इसके अलावा अदर जॉब्स जो होती हैं उन्हें वेट करना पड़ता है। मतलब अगर एक जॉब हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बाय चांस एरर आ गया तो क्या होगा, फेल हो गई है तो क्या होगा, बाकी जॉब्स को उस बैच में इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि वो एरर ठीक नहीं हो जाता। सेकंड हमारे पास है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टीटास्किंग सिस्टम भी कहते हैं। मल्टीटास्किंग सिस्टम क्यों कहते हैं, कि इसके अंदर हमने यूज़र्स को एक सीपीयू टाइम दे दिया होता है। हर यूज़र को एक टाइम क्वांटम मिलता है। टाइम क्वांटम क्या होता है, सिंपल अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जॉब होती हैं और हमने एक फ़िक्स टाइम रख दिया होता है जिसे हम कहते हैं टाइम क्वांटम, कि हर जॉब आएगी और इतने ही टाइम में। अगर हमने टाइम क्वांटम 2 रखा हुआ है तो वो 2 सेकंड में अपना टाइम, मतलब कि अपनी एग्जीक्यूशन कराएगी और उसके बाद नेक्स्ट जॉब आएगी। इसी तरह नेक्स्ट जॉब आती रहेगी और हर जो होगी जॉब को उसको स्मूथली टाइम मिलेगा कि वो वर्कआउट कर सके, वो स्मूथली वर्क कर सकेगी। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है मल्टेक्स, यूनिक्स। यहाँ डायग्राम देखिए हमारे पास बनी हुई है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है एट अ टाइम, मतलब वर्ड ने किया, ईमेल ने किया, वेब ब्राउज़र ने की है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले सीपीयू किसे देगा, तो वो क्या देखेगा कि वर्ड को वो एक टाइम क्वांटम दे देगा, इसके अलावा ईमेल को वो एक टाइम क्वांटम दे देगा, वेब ब्राउज़र को टाइम क्वांटम दे देगा, और फिर बारी बारी वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे कहाँ पर, सीपीयू में, एंड फाइनली क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में है हमारे पास कि सब के सब जो टास्क होंगे उन्हें इक्वली टाइम मिलेगा, इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर टास्क को कि वो अपना वर्क कर सके। इसके अलावा डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के भी चांसेस होते हैं समटाइम। सीपीयू का आइडियल टाइम कम से कम हो जाता है इसके अंदर। डिसएडवांटेजेस में रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम भी होती है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। इंटीग्रिटी क्या होती है कि डाटा का बिल्कुल ठीक होना, ठीक है। इसके अलावा है डाटा कम्युनिकेशन की भी हमारे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा
शेयर कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये शेयर कर रहे होते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर आपस में शेयर कर रहे होते हैं। नाउ डेज जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अब इसके अंदर क्या होता है कि सब जो हमारे पास सिस्टम होते हैं उनके इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, मेमोरी यूनिट्स होते हैं और सीपीयू होते हैं। यहाँ पर डायग्राम में देखें हमारे पास डिफरेंट जितने भी प्रोसेस हैं उनके अपने सीपीयू और मेमोरी है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आती है, लोकस। नेक्स्ट हमारे पास इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस में है कि अगर हमारे पास, क्योंकि हर जो प्रोसेस होता है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, तो कोई भी प्रोसेस अगर फेल हो जाएगा तो वो सारे के सारे प्रोसेस के ऊपर किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मेल से क्या हो जाता है कि इजीली हम क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सचेंज कर लेते हैं विद स्पीड। इसके अलावा रिसोर्सेज जो होती हैं वो शेयर कर सकते हैं आपस में बहुत ज़्यादा इजीली और बहुत ज़्यादा हाईली फास्ट। लोड हो सकता है किसके ऊपर, जो होस्ट कंप्यूटर होता है उसके ऊपर लोड थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसकी अपनी मेमोरी और सीपीयू होता है। सिस्टम जो होता है वो इजीली स्केलेबल होता है, मैनी सिस्टम उसके अंदर डाले जा सकते हैं। मतलब एट अ टाइम अगर 4 सिस्टम यूज़ हो रही हैं तो हम 5वां सिस्टम भी इसके अंदर इस नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो डाटा प्रोसेसिंग की डिले होता रहता है वो भी कम हो जाता है इसके अंदर। डिसएडवांटेजेस में हमें बताया हुआ है, अगर मेन हमारा नेटवर्क ही फेल हो गया तो सारी की सारी कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास नेटवर्क की हमने एग्जांपल में देखा था ना, हब यूज़ होती है। अगर हब ही हमारे पास ख़राब हो गई है तो आपस में कंप्यूटर्स कैसे शेयरिंग करेंगे, कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा, इसकी लैंग्वेजेस जो होती हैं ना वो वेल डिफाइंड नहीं है अभी तक। इसके अलावा जो होते हैं इसके, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और इसके अलावा अंडरलाइंग जो इसके सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स है, मतलब इजीली कोई यूज़र उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइटली कपल्ड सिस्टम भी कहा जाता है। किस वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर जितने भी हमारे पास सिस्टम्स होते हैं वो क्या यूज़ कर रहे होते हैं, एक सर्वर को। अब सर्वर के ज़रिए वो क्या कर रहे होते हैं, आपस में डाटा को मैनेज कर रहे होते हैं। यूज़र्स होते हैं, जो सर्वर जो होता है वो यूज़र्स को आपस में कंट्रोल कर रहा होता है। ग्रुप्स होते हैं, सिक्योरिटी के एप्लीकेशंस और जितने भी नेटवर्क के फंक्शन हैं उसे मैनेज किया जा रहा होता है। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम शेयर कर सकते हैं फाइल्स को, प्रिंटर्स को, सिक्योरिटी को, एप्लीकेशंस को। जितने भी नेटवर्क के अंदर हमारे पास होंगे ना क्लाइंट्स, उन सब को पता होगा एक दूसरे का कि इस नेटवर्क में इतने क्लाइंट हैं, ये क्लाइंट हैं, इनके ये नेम है, एक्सेट्रा। इसके अलावा जो होता है हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को इसलिए ही टाइटली कपल्ड सिस्टम कहा जाता है क्योंकि जितने नेटवर्क होते हैं वो आपस में सारा कुछ शेयर कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सर्वर। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2003, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2008, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस और भी बहुत सारे। डायग्राम में देखिए हमारे पास फाइल सर्वर है, एक हमारे पास मेन जो होता है वो सर्वर होता है। इसके अलावा क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4 ये आपस में अब रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, किसके ज़रिए, फाइल सर्वर के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में है कि ये हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल किए होते हैं। मैंने आपको बताया था एक सर्वर होता है और क्लाइंट्स होते हैं और सब क्लाइंट्स को पता होता है कि इस नेटवर्क के अंदर कितने मज़ीद नेटवर्क मतलब मज़ीद क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी जो होती है वो सर्वर के थ्रू हैंडल होती है। मतलब ये नहीं होता कि एक क्लाइंट दूसरे को भेज रहा है कि ये थर्ड वाले को भेज दो, नहीं, डायरेक्टली सर्वर को भेजते हैं और सर्वर उठाकर वो किसे भेजता है जिसका एड्रेस होता है। दैट्स वाई इसके अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसके अलावा इसकी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, हार्डवेयर अप जनरेशन में होता है उससे इंटीग्रेट करना सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी होता है। सर्वर असेस कर सकता है, मतलब कि रिमोटिवली भी असेस कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पे और टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के ऊपर। डिसएडवांटेजेस में है सर्वर सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। जाहिर है जो मेन चीज़ है जो सारा सिस्टम चला रही है तो वो कॉस्टली तो होगी। इसके अलावा जो यूज़र्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, सेंट्रल लोकेशन के ऊपर। अपने सारे के सारे मतलब मोस्टली ऑपरेशंस वो किसके ऊपर कर रहे होते हैं, सर्वर के ऊपर। जो सर्वर होता है वो उनके तकरीबन सारे काम कर रहा होता है।
इसके अलावा मेंटेनेंस और अपडेट जो होती है इसको रेगुलरली चाहिए होती है ताकि हमारा सिस्टम सही तरीके से चल सके। नेक्स्ट हमारे पास है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, अगर आपने बिल्कुल छोटी सी कमांड भी दी है ना, वो उसका भी रिप्लाई करती हैं। मतलब आपकी इनपुट बिल्कुल स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तब भी वो उसका क्या करेंगे, हमें इनपुट देंगे, इन रिस्पॉन्स करेंगे हमें उस इनपुट का। इसके अलावा जो होता है इसका टाइम इंटरवल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं, जिस टाइम में वो हमें क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर टाइम रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पर स्ट्रिक्ट मिशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में है एयरक्राफ्ट सिस्टम, ठीक है, रोबोट्स। एग्जांपल में साइंटिफिक एक्सपीरियंस जो होते हैं, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम जो होता है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वेपन सिस्टम, रोबोट्स। इनसे आप छोटे से भी काम हो, एयरक्राफ्ट कंट्रोलर सिस्टम अगर देख लें, तो अगर कोई भी पायलट की तरफ से कोई क्यूरी आई है, बिल्कुल छोटी सी क्यूरी आई है, तो वो उसे भी बहुत गौर से सुनते हैं और देन उसका रिस्पॉन्स देते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। मैक्सिमम कंजप्शन होती है इसके अंदर। एडवांटेजेस में है कि हमारे पास यूटिलाइजेशन जो होती है डिवाइसेस की या सिस्टम की होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो एक छोटी सी भी इनपुट जो हम देते हैं उसका रिस्पॉन्स करता है। इसके अलावा टास्क शिफ्टिंग, जो पहले वाले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनके अंदर जो टास्क था वो तकरीबन 10 माइक्रोसेकंड में शिफ्ट होता था, लेकिन अब जो न्यू बनी है उनके अंदर जस्ट इन 3 माइक्रोसेकंड में एक टास्क शिफ्ट हो जाता है। फोकस ऑन एप्लीकेशन में है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन चल रही है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है बनिस्बत उसके जो कि अभी क्यू में आ रही है। रियल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एम्बेडेड सिस्टम होता है। कैसे एम्बेडेड सिस्टम होता है कि इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट्स होती है वो दूसरों की तरह होती है, ठीक है। इसका साइज़ जो होता है वो बहुत छोटा होता है, एरर फ्री होता है। जाहिर है इसके अंदर एरर होगा तो रियल टाइम में, मैंने आपको जैसे कि एयरक्राफ्ट की एग्जांपल दी थी, तो वो कहाँ से सही तरह से उनकी क्यूरी का रिप्लाई दे सकती हैं। मेमोरी एलोकेशन जो होती है इसके अंदर वो बेस्ट मैनेज की होती है डिफरेंट सिस्टम्स को यूज़ करके। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास है लिमिटेड टास्क होते हैं, ठीक है। इसके अंदर टास्क जो होते हैं वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं। एट द सेम टाइम हमारे पास फ्यू टास्क जो होते हैं वो रन कर रहे होते हैं और बहुत लिमिटेड टाइम में हमने उनको कंप्लीट भी करना होता है, लेकिन उनके अंदर एरर भी ना आए। यूज़ हैवी सिस्टम रिसोर्सेज, हैवी सिस्टम यानी कि एक्सपेंसिव सिस्टम यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम सर्वर को यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है सर्वर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम जो होते हैं इसके कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट होते हैं जिन्हें के राइट करना पड़ता है। इसके अलावा डिवाइस ड्राइव एंड इंटरप्ट सिग्नल्स जो होते हैं, यानी कि इसे एक स्पेसिफिक डिवाइस चाहिए, ड्राइव चाहिए और इंटरप्ट सिग्नल्स चाहिए रिस्पॉन्स करने के लिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। अगर कोई इंटरप्ट आ गया है तो जल्दी से जल्दी उन्होंने इस डिवाइस के मतलब इसमें से इंटरप्ट को निकालना होता है। थ्रेड की प्रायोरिटी, यानी कि इसके अंदर जो होते हैं ना, गुड सेट ऑफ थ्रेड प्रायोरिटी नहीं होता। ये बस इतना सा हमारे पास टॉपिक था। इस टॉपिक में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।